कि 1529 में बाबर ने यहाँ पे हरिहर मंदिर को तोड़ के उसे मस्जिद का रूप देने की कोशिश की थी और गलत ढंग से इसको यहाँ पे मस्जिद के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। जो 10 अवतार होने हैं उसमें से जो अंतिम अवतार है, कल की अवतार, वो इसी जगह पे होना है। वहाँ पर मंदिर ही है हमें लगता है, तब तो ये लोग घबरा गए हैं, पथराव किया है, मंदिर बनना चाहिए। जिस संभल पे आज बोल रहे हैं कि वो एक मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, तो उसका जो करंट जो एक उसका डेमोग्राफी है, भाई वहाँ आप मंदिर के लिए कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, बट कोई उसके उस पे नहीं जा रहा कि भाई इट वाज वंस अपॉन अ टाइम हिंदू मेजोरिटी। साफ साफ आईने अकबरी में लिखा हुआ है कि संभल में एक मंदिर है और उस मंदिर में हिंदुओं के जो एक विष्णु है उनके एक फ्यूचर अवतार का को डेडिकेटेड है। तो उधर मस्जिद एग्जिस्ट कैसे कर सकता है अगर वो एक हेरिटेज साइट है? वो तो मस्जिद होनी नहीं चाहिए, वो तो पोजेशन है, वो एएसआई के पास क्यों नहीं है? बलबन ने जब संभल पे पहला रेड करा था तो खुद लिखा हुआ है उस बुक में भी और ओरिजिनल सोर्स में भी कि करीब करीब हिंदुओं की पॉपुलेशन 0 हो गई, नियरली 0 हो। क्या बात कर रहे हो? इतना स्ट्रॉन्ग था, इट वॉज लाइक अ मैसेकर। अभी आप खुद देख लीजिए कि स्क्वायर बेस है, ईस्टर्न फेसिंग है, पत्थर का बना हुआ है, एक ही एंट्रेंस है, तो वो ये सारी प्रॉपर्टीज हमारे एंशिएंट टेम्पल से मैच करती है, मस्जिद से तो नहीं करती। एक सिंपल लॉजिक लगाए तो कहाँ गया हरिहर मंदिर? कहाँ गया? चलो आपका जामा मस्जिद उधर है, तो हरिहर मंदिर कहाँ गया? नमस्ते सौरभ जी, आपका स्वागत है आन्वीक्षिकी विद सात्विक पे। एंड आप खुद एक इतने बड़े चैनल भारतवर्ष, जब मैं खुद ग्रो हो रहा था, मैं बहुत मतलब मैं 5-6 हज़ार 10,000 फॉलोअर्स पे था या सब्सक्राइबर्स पे था, तब मैं आपका कुछ मूवी रिव्यूज देखता था। बट आपने रिसेंटली एक ऐसी टॉपिक छेड़ी है जो थोड़ी सी नब्ज है ना, छू गई है। थोड़ी बोल रहा हूँ बट एक्चुअली उससे ज़्यादा हुई है। संभल का कंट्रोवर्सी बीच में चल रहा था, जो 24 नवंबर को सर्वे लेने गए थे उधर के जामा मस्जिद में, शाही जामा मस्जिद में, तो कुछ वॉयलेंस हुआ। पर आपने कुछ हटके वीडियो बनाया संभल के ऊपर, तो इसमें बहुत सारे एंगल है, हम आएंगे, कवर करेंगे। बट स्टार्ट करना चाहूँगा संभल जो शहर है उसकी हिस्ट्री से, क्योंकि बाद में हम जामा मस्जिद, हरिहर मंदिर, कल्की जी का जन्म स्थान, किसने बनाया, किसने तोड़ा, वगैरह वगैरह, तो लास्ट के लिए रखेंगे सस्पेंस। तो ये सस्पेंस है, और जैसा आप जानते होंगे सौरभ जी को कि उनकी एक स्टाइल है जो बहुत मज़ा आती है सुनने में, तो बस उसी अंदाज में बस बने रहिए और देखते रहिए लास्ट तक। तो प्लीज़ संभल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको और आपके ऑडियंस को मेरी तरफ से नमस्ते, और आई एम थैंकफुल कि आपने मुझे इस सब्जेक्ट के लिए बुलाया। और जो आपका पहला सवाल है कि संभल बेसिकली जो अभी जो करंट इशू से अगर हम थोड़ा सा अगर उसको उठा लें कि लोग इसको हिंदू वर्सेस मुस्लिम ये एंगल दे रहे हैं और इसमें बार बार एक रिलीजियस सेंटिमेंट आ रहा है। असल में ये पूरा इशू जो है ये दो आइडेंटिटीज़ का इशू है, और ये जैसे जैसे हम संभल की हिस्ट्री में जाएंगे तब हमको धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा कि ये दो आइडेंटिटीज़, मैंने ये दो आइडेंटिटीज़ क्यों बोले, क्योंकि अगर रिलीजियस एंगल होता तो ये मामला कुछ और ही होता। अगर हम सिर्फ अगर प्योर हिस्टोरिकल बात करें तो सबसे पुराना जो रिकॉर्ड अवेलेबल है जो आपके मत्स्य पुराण में इस संभल शहर का मेंशन्ड है, और इसको बसाने का जो क्रेडिट है वो सम्राट ययाति को जाता है। उन्होंने ही संभल शहर को बसाया था एज संभल ग्राम। तो इसका ओरिजिनल नेम संभल ग्राम है और सतयुग में इसका नाम संभल ग्राम ही था। और ययाति ने चूंकि इसको बसाया था, तो चूंकि उस समय के जो राजा होते थे वो हमेशा जिस भी शहर को बसाते थे तो उस एक पूरे शहर का एक राज मंदिर ज़रूर एक स्थापित करते थे, तो उसका मेंशन है और उसका नाम उसमें हरिहर लिखा हुआ है। ओके, है ना। और इस चीज़ को कई हिस्टोरियंस ने बाद में कोट भी करा, और इवन जब ब्रिटिशर्स ने जब 1857 के बाद जब ये आपका जो यूपी वाला जो आपका सेंट्रल इंडिया है जिसको उस समय दोआब कहा जाता था, ओके, तो उस एरिया पे जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे करना शुरू करा तो उन्होंने इन टाइमलाइंस का ध्यान रखा है। ओके। हाँ, तो अगर हम हमारे अभी के जो करंट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है तो उसके जो फाउंडर जिसे कहते हैं तो वो एलेक्जेंडर कनिंगम को हाँ, सब क्रेडिट, ब्रिटिशर्स ने शुरू हाँ किया है, उन्होंने ही right? शुरू किया है। तो उनका जो असिस्टेंट थे AC कार्लाइल, तो कार्लाइल ने 1876 से लेकर 1879 मतलब उसने 3 साल अपने जीवन के
गोरखपुर से लेकर आपके सेंट्रल दोआब का ये वाला पूरा इलाका, जैसे हम वेस्टर्न यूपी तक, मतलब आप अगर आज का यूपी है तो पूर्वांचल से लेकर आपका पूरा जो आपका मुजफ्फरनगर वहाँ तक उसने पूरा आर्कियोलॉजिकल सर्वे किया। तो उसने 3 साल सर्वे करा, उसके अलग अलग शहर, उन सब का डेटा उसने रिकॉर्ड करके वेरिफिकेशन करवा के सब कुछ करा करू के उसने रिपोर्ट उसने अलेक्जेंडर कनिंघम को सबमिट करी, और ये रिपोर्ट पब्लिश होती है 1879 में। और इसी रिपोर्ट का कंटिन्यूएशन 1891 में होता है ए डॉट फ्यूरर की रिपोर्ट में, जो उन्होंने पूरे सेंट्रल इंडिया के जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनकी एंटिक्विटीज़, मतलब मॉन्यूमेंट्स, उनकी पहचान, उनकी आइडेंटिटी कि कौन कौन से बड़े बड़े लैंडमार्क्स हैं, कौन कौन सी साइट्स ऐसी हैं, तो उसके पूरे उसमें तो ये रिपोर्ट वहाँ भी कंटिन्यू हुई। और अगर हम सिर्फ संभल की बात करें तो संभल की यही बात जो जिसको लेकर अभी सारा केस चल रहा है, यही चीज़ 1911 के मुरादाबाद गज़ेटियर में भी है। ओके। तो एक क्लियर, तो ये बात तो क्लियर है कि जो ब्रिटिशर्स ने फाइंड आउट करा वही एंटिक्विटीज़ जो आपका सेंट्रल इंडिया उस लेवल पे भी आ गया, बाद में फिर मुरादाबाद जो गज़ेटियर है वहाँ भी कंटिन्यू किया गया, मगर उसके बाद ये पूरा मामला जो है पूरी तरह से ख़त्म हो गया। ओके। क्योंकि आपने लिख दिया, आपने रिकॉर्ड्स निकाल लिए, मगर उस पे कोई एक्शन नहीं हुआ और कन्फ्यूजन है, क्योंकि संभल की हिस्ट्री ऐसी है। तो अगर हम सिर्फ अगर क्रोनोलॉजी के हिसाब से जाएं तो क्रोनोलॉजी जो कहती है, और कार्लाइल की रिपोर्ट में भी लिखा हुआ है कि सतयुग में संभल ग्राम था, उसके बाद द्वापर आपका ये जो त्रेता युग है, त्रेता युग में ये महदगिरी था, और आपका फिर द्वापर में ये पिंगला। तो ये अच्छा। 3 नाम उसने खुद अपनी रिपोर्ट में स्टार्टिंग में लिखे हुए हैं। ओके। हाँ, मगर जब हम आप जिसको अगर हम हमारे हिंदू जो हमारा जो एक टाइमलाइन सिस्टम है, अगर हम उसको फॉलो करते हैं, उसके हिसाब से देखें, और अगर हम वेस्टर्न क्रोनोलॉजी को भी माने, तो जब मौर्यंस का रूल आता है तब ये जो पिंगला है ये वापस से संभल ग्राम बनता है, क्योंकि तब ओके। तक चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो सेंट्रल आपका जो बिहार मगध से वहाँ से पूरा उसने जो नंद एम्पायर को जो डिसइंटीग्रेट करके फिर अपना एम्पायर एक्सटेंड करा था उसने, तो उस प्रोसेस में ये भी जो संभल था जो उस समय पिंगला था, तो वो उसके कंट्रोल में आया था, और फिर उसने उसका नाम वापस संभल ग्राम करा था। तो संभल ग्राम से बाद में सिटी बनता है तो संभल हो जाता है। तो यहाँ तक इसकी कंटिन्यूएशन तो खुद जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे, जो इसका पहला आर्कियोलॉजिकल सर्वे हुआ है इन द हिस्ट्री ऑफ संभल, अगर हम सिर्फ फैक्ट्स की बात करें, रिपोर्ट्स की बात करें, तो उसमें ही मेंशन्ड है ना। अब हम हिस्ट्री पे जाएं तो आपको एक कंटिन्यूएशन मौर्यन एम्पायर के बाद आपको अशोक एम्पायर में भी इसका मेंशन मिलता है कि भाई जो पांचाल राज्य है उसकी एक सिटी है संभल, जहाँ पे सम्राट अशोक ने राज किया हुआ है। तो पांचाल वर्ड तो हम लोग महाभारत के समय से सुनते आ रहे हैं। तो बेसिकली जो पांचाल है, जहाँ से हम लोगों को पता है कि जहाँ से द्रौपदी बिलोंग करती थी, तो पांचाल जो है उसको आज का जो वेस्टर्न यूपी है और थोड़ा सा आपका सेंट्रल यूपी से थोड़ा सा पहले का इलाका, अवध से लगा हुआ इलाका, वो पांचाल है बेसिकली। ओके। तो वो इलाका जो था उसका इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटी उस अच्छा। पांचाल का। ओके। तो ये था उसका बेसिक, कि यहाँ से हम समझ सकते हैं कि भाई संभल एक हिस्टोरिकल सिटी है। ओके। पर इसमें वापस बिकॉज हमने शुरू की थी, जो हम लोग को ये जो सर्वे के टाइम पे जो मुठभेड़ हो गई और कुछ लोग मरे, इस सब में संभल का हिस्ट्री समझना क्यों इम्पोर्टेंट है वो मुझे समझाइए, क्योंकि चीज़ तो एक्चुअली वो जामा मस्जिद, शाही जामा मस्जिद वर्सेस हरिहर मंदिर का है। करेक्ट। इसमें संभल का हिस्ट्री और उसका पहले के नाम, उसके एग्जिस्टेंस क्यों मैटर करती है? वो इसमें इस चीज़ को इसलिए बताना और जानना ज़रूरी है क्योंकि संभल की जो हिस्ट्री है वो बेसिकली वहीं चेंज हुई जहाँ से भारत में, अगर हम बोलें कि भारत में जब इस्लामिक इन्वेजन शुरू हुआ, तो सीधी सी बात है, तो जैसे हर सिटी की एक हिस्ट्री थी वो चेंज हुई। आज आप यूपी में बोलते हैं कि भाई पहले जो इलाहाबाद था वो आज प्रयागराज हो गया है, मगर ये कोई नहीं बोलता कि वो पहले भी प्रयागराज था, राइट। तो सेम यही लॉजिक आपका संभल पे भी जाता है ओके। कि जिस संभल पे आज बोल रहे हैं कि वो एक मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, तो Right. उसका जो करंट जो एक Okay. उसका डेमोग्राफी है, भाई वहाँ आप मंदिर के लिए कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, बट कोई उसके उस पे नहीं जा रहा है कि भाई वो एक इट वाज वंस अपॉन अ टाइम अ हिंदू मेजोरिटी। तो ये इसलिए समझना डेमोग्राफी बहुत इम्पोर्टेंट है। यस, इसीलिए वो आपको हिस्ट्री और क्रोनोलॉजी दोनों समझना पड़ेगा कि आखिर ये पूरी जो गड़बड़ियाँ हैं, या फिर यहाँ कह लीजिए पूरा जो एक नेचर में चेंज हुआ,
वो कब हुआ? तो ये नेचर में जो चेंज हुआ है, जब आप हिस्ट्री में देखेंगे कि जिस सेकंड बैटल ऑफ तराई जब होती है, पृथ्वीराज चौहान की जब हार होती है, तब जो पहला जो इस्लामिक रिकॉर्ड आता है सामने, तब कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम आता है, मोहम्मद गौरी का नाम नहीं आता। क्योंकि मोहम्मद गौरी तो जीत के चला गया था। राइट, उसने पीछे छोड़ के हाँ, गए थे। उसने इंडिया को कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में दे दिया था। बैटल ऑफ और तरेन 2, राइट? हाँ, 1192। तो हम्म। हाँ, तो उसमें उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक ने गवर्न भी करा था, मगर चूंकि कुतुबुद्दीन का जो एक टाइम था, जो उसका जो पीरियड था, वो काफ़ी शॉर्ट था। तो कहते हैं ना कि आपका एकदम से हर चीज़ पे नज़र नहीं पड़ना, उस वजह से संभल जो था, इट वाज फिर भी उसका नेचर उतना चेंज नहीं हुआ, वो रूल में आ गया था। बट आप जब आपके इसके बाद जब इल्तुतमिश आता है, इल्तुतमिश के बाद रज़िया सुल्तान के बाद जब आप बलबन पे आते हैं, तब तक सिचुएशन अलग होने लग गई थी। बिकॉज़ अब एक दिल्ली सल्तनत बन गई, स्लेव डायनेस्टी खत्म हो गई, राइट। अब एक दिल्ली सल्तनत है। तो दिल्ली सल्तनत और जितने भी जितने भी इसके बाद से लेकर बाबर तक आए, वो सब के सब टर्क्स थे। इवन बाबर भी एक टर्क था। तो ये सारे के सारे टर्क्स थे। तो अब जब टर्को मंगोल जो आजकल बोलते हैं। हाँ, वो एक अलग इशू है। मगर ठीक है। ये जो है आपका जो जो पूरे जो आपके जितने आपके आप बलबन से उठा के आप पूरे लोधी तक चले जाएँ, ये सब के सब टर्क्स थे। इवन बाबर भी एक टर्क है, हालाँकि उसका जो लीनिएज है वो सेंट्रल एशियन है, मगर सब के सब टर्क्स हैं। वो तो मुगल बोलते हैं, वो जो हमारे आब्बास मल्डियार जी है, उन्होंने तो क्लियर किया हुआ है कि ये तिमुरिड है, बट मुगल नहीं है, और वो अपने आप में एक अलग चीज़ है। राइट, वो एक अलग डिबेट है, और उसमें भी काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ हैं, क्योंकि राइट। मैं उसको तिमुरिद भी शायद ही बोलूँ, क्योंकि अच्छा। हाँ, थोड़ा उसमें भी डिबेट्स हैं। वो अपनी आइडेंटिटी तैमूर से हाँ, करना चाहते थे। उन्होंने अपनी आइडेंटिटीज़, वो एक अलग सिंड्रोम है बेसिकली, राइट, वो अलग सिंड्रोम है। राइट। तो अभी हम संभल पे अगर हम बात करते हैं, तो पृथ्वीराज चौहान का जब हारना होता है और जब आपका बलबन का शासन जब तक आता है, उसके बीच में संभल भले ही एक इस्लामिक रूल के अंडर आता है, मगर उसका कैरेक्टर नहीं बदलता। राइट। कैरेक्टर जब बदलता है जब बलबन अटैक करता है, और बलबन को संभल पर अटैक इसलिए करना पड़ता है क्योंकि पहली बार जो लोकल जो हिंदू रूलर्स थे, जो छोटे मोटे रूलर्स होते हैं, जो बीच के जमींदार हो गए या फिर आपके कुछ गांव के छोटे रूलर्स हो गए, तो वो सब अलग अलग फ्रंट्स पे एक रिवोल्ट कर रहे थे। राइट। और एक वो मेवात भी एक जगह था। हाँ, राइट। तो बलबन के टाइम पे रिवोल्ट्स जो थे नॉर्थ इंडिया में काफ़ी हो रहे थे, वो भी बहुत छोटे स्केल पे हो रहे थे, बट उसमें कहीं ना कहीं संभल भी आ रहा था बीच में। अच्छा। तो वहाँ के भी आसपास के जो रूलर्स थे उन्होंने रिवोल्ट किया था। तो जब आई एम नॉट रॉन्ग 1254 के अराउंड समथिंग, राइट, राइट, तो राइट। उस टाइम पे बलबन इतना ज़्यादा, मतलब वो इतना ज़्यादा रेज में था कि उस टाइम पे जब इसने इसका काउंटर अटैक करा था, जब संभल पे उसने पहली बार रेड किया था, द फर्स्ट रेड जो बिल्कुल जिसे हम कहते हैं रेड मारना, जो एक RAID रेड वर्ड है, कि आपने एक पूरे के पूरे शहर पे अटैक करा है, एक उसको रेड लूट लिया, उसको लूट जला लूट दिया, भी लिया रेप है, कर दिया जलाया सब। भी, सब कुछ करा है। तो वो बलबन के टाइम है, बलबन से पहले और बलबन रेड। तो ऐसा भी आदमी था जो एकदम कट्टर हाँ, अपने आप को मुसलमान समझता था। करेक्ट। राइट। तो बलबन ने वो सब किया। अब यहाँ एक पॉसिबिलिटी ये है कि जो हरिहर मंदिर था, जो कि एक प्रोमिनेंट मंदिर था, जो इतने टाइम से चला आ रहा था, और उसका एक जो कल्की जी से एक रिलेशन है। हाँ, वो तो खैर उस पे तो हम आते हैं थोड़ी देर में, बट ये जो है जो पृथ्वीराज चौहान का भी जो मेंशन जो कार्लाइल ने करा है, उसमें उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि पृथ्वीराज चौहान ने अपने टाइम पे संभल में एक हरिहर हरिहर मंदिर को रीबिल्ड करा है। तो ये वर्ड जो है रीबिल्ड, ओह! ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसने कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि ही हैज बिल्ट इट, राइट? ओके, मतलब और रीबिल्ड, पुराना है इसका। हाँ वही, तभी मैंने ययाति का आपको रेफरेंस दिया कि राइट। अगर वो नहीं होता तो फिर वो रीबिल्ड क्यों लिखा हुआ है, ठीक है? और इवन शायद संभल का इम्पोर्टेंस सिंस मत्स्य पुराण, हाँ, सिंस सतयुग इसलिए है हाँ, क्योंकि उसके यहाँ पे कुछ तो एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान होगा, राइट? होगा, और क्योंकि नॉर्मली तभी हमारे मेन टेम्पल टाउन्स ही बड़े टाउन्स या बड़े करेक्ट, सिटीज होते थे। करेक्ट। इवन आप अगर जो हमारे जो भविष्य पुराण जो है, और इवन आपका कल्की पुराण अगर आप देखें, तो उसमें संभल, शंभलग्राम, शंभला, ये सब एक ही नाम के सिनोनिम्स हैं। बट हाँ, लोकेशंस अलग अलग हैं, बट संभल को सबसे ज़्यादा भारत में माना जाता है। बट अगर कोई एक ऐसा अगर धर्म है जो कल्कि अवतार की बात करता है, तो वो आपका बुद्धिस्ट जो है, वो स्पेशली वो भी आपके टिबेटन बुद्धिस्ट टेक्स्ट ओके। है ना, क्योंकि इसके अंदर भी 2-3 आपकी वेरिएशंस राइट। हैं।
तो आपके जो 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 आपके तिब्बत साइड के जो बुद्धिस्ट हैं, उनका पूरा बिलीफ है कल के अवतार पे। तो उन्होंने भी शंबला का मेंशन अपने टेक्स्ट में कर रखा है, मगर उनकी लोकेशंस जो हैं, कुछ में मंगोलिया में हैं, कुछ में वो खुद आपके तिब्बत में है। अच्छा, हाँ, तो क्योंकि इंडिया में है ही नहीं। हाँ, उनके हिसाब से जो उनको लगता है कि लोकेशन जो है शंबला की, वो ये होगी। और भारत में जो आपका जो वैदिक है, जो पूरा जो आपका जो वैदिक हिस्ट्री, उसके हिसाब से संभल की लोकेशन आपकी यहाँ पे ये ही जो यूपी का जो करंट संभल है, वो ये ओके, है ना? इसीलिए पृथ्वीराज चौहान, अब उस समय मेंशन खुद कार्लाइल ने किया हुआ है कि पृथ्वीराज चौहान ने एक टेम्पल को रिबिल्ड करा है जिसका नाम हरिहर मंदिर है। और यही चीज़ 1891 में कंटिन्यू लिखी गई, यही चीज़ 1911 के मुरादाबाद में लिखी गई। तो क्लियर कट पृथ्वीराज चौहान का एंगल तो आ ही गया। मगर पृथ्वीराज चौहान के हारने के बाद ये नैरेटिव धीरे-धीरे बदला भी। क्योंकि उस मंदिर का हुआ क्या? क्योंकि आज तो हम सब सिर्फ़ वहाँ एक शाही जामा मस्जिद देख रहे हैं, राइट। ठीक है? इसके लिए ज़रूरी है कि हम उसकी पूरी की पूरी टाइमलाइन और क्रोनोलॉजी को समझें। और इसीलिए बलबन का ये जो अटैक था, इसमें खुद हिस्टोरियंस ने लिखा हुआ है, और इवन एक बुक है हिस्ट्री ऑफ द हिस्टोरिकल सर्वे ऑफ संभल। तो अच्छा, और आपको हैरानी होगी कि वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड बुक है। अच्छा, हाँ, ओके, 1971 में खुद गवर्नमेंट ने उसको अप्रूव करा हुआ है ना? उसमें ये साफ-साफ ये सारे अटैक्स जो आपके संभल पे जितने अटैक्स हुए हैं, उन सब का पूरा कंपाइलेशन है। और कोई ऐसे रेफरेंसेस को देख भी नहीं रहा है जिसमें वो सारे रेफरेंसेस अवेलेबल हैं। और बाय द वे, ये जो अटैक्स जो उस बुक में लिखे हुए हैं, एक फिरोज शाह तुगलक नाम का सुल्तान था, जिसमें के समय पे एक बहुत बड़ा जर्नल लिखा गया था, तारीख़ फिरोज शाही। वो तारीख़ फिरोज शाही बेसिकली उसका खुद का भी और उसके पहले की 3 या 4 या 5 पीढ़ी का पूरा जितना एक क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स थे, उन सबको डाला गया था। और उसके अंदर कि कैसे उन्होंने कॉन्कर करा, कैसे उन्होंने किसी एक सिटी को, किसी एक स्टेट को, या कैसे उन्होंने रेड्स करी, क्योंकि रेड जो है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। राइट। तो बलबन ने जब संभल पे पहला रेड करा था, तो खुद लिखा हुआ है उस बुक में भी और ओरिजिनल सोर्स में भी, कि करीब-करीब हिंदुओं की पॉपुलेशन 0 हो गई थी, नियरली 0 हो क्या गई। बात कर रहे हो? इतना स्ट्रॉन्ग था वो, ओके, है ना? इतना स्ट्रॉन्ग था वो। इट वाज़ लाइक अ मैसेकर। तो वो उसमें एक एंशिएंट टेम्पल का बचा रह जाना, ये थोड़ा-सा डाउटफुल है। वो तो पहले ही मंदिर को अटैक कर रहे थे। हाँ, तो ये काफ़ी वो अलग होगा। अब उसके बाद हम बलबन को देखते, बलबन के बाद खिलजी आता है। खिलजी का ज़्यादातर टाइम जो था वो आपका वेस्टर्न फ्रंट बोले तो आपका चित्तौड़, फिर आपका साउथ में, यहाँ बिज़ी था। तो उसका उतना मेंशन है नहीं संभल के टाइम पर। मगर फिर उसके बाद जब आपके तुगलक्स आते हैं, तुगलक के समय पे आपका जो मोहम्मद बिन तुगलक है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय एक बहुत बढ़िया एक इवेंट है, जिसको इब्न बतूता ने लिखा है। और ओके, इब्न बतूता वाज़ बेसिकली एक, अगर हम एज़ पर वेस्टर्न हिस्टोरियन जाएँ, तो वो एक इंटरनेशनल ट्रैवलर था। ओके, इंटरनेशनल हाँ, ट्रैवलर जो कि कई कॉन्टिनेंट्स घूमा हुआ। अगर हम भारत की हिस्ट्री के हिसाब से देखा जाए, तो भई जो व्यक्ति हमारे देश का भी नहीं, जो भारत घूमने आता है, घूमने आया वो व्यक्ति, और घूम घूम के आके यहाँ रुकता है, और दिल्ली के सुल्तान के कोर्ट में उसको एक्सेस मिल जाती है। और वो वहाँ अच्छी-सी पदवी लेके करीब-करीब 8 या 9 साल आराम से मज़े में ज़िंदगी जी के गया हुआ है। और उसी टाइम पे जब वो कोर्ट रूम में वो सब अपनी पूरी अटेंडेंस लगवाता था, सब, क्योंकि वो रिकॉर्ड करता था कि हुँ। भाई मैं यहाँ इतने साल रुका हूँ, तो मैंने यहाँ क्या-क्या देखा। तो वो तब हिस्टोरियन ही था ना, जो हाँ, ट्रैवल करता था? हाँ, बेसिकली उस समय का ट्रैवलर था वो। उस समय का आप हिस्टोरियन बोल सकते हैं उसको। हुँ, तो उसने एक इवेंट लिखा हुआ है। वो इवेंट ये था कि उस टाइम पे लास्ट ऑफ द मंगोल एम्पायर्स जो कि चाइना में थे, उनका तिब्बत पे रूल था। तो उन्होंने अपना एक ऑफ़िशियल एम्बेसडर भेजा था, मोहम्मद बिन तुगलक के पास। उसको एक रिक्वेस्ट दी गई थी कि भई आपके आपके जो एम्पायर है, वहाँ एक छोटी-सी एक सिटी है, उसका नाम संभल है। वहाँ पे हमें एक टेम्पल रीबिल्ड करना है। अबे! वो भी लिख रहा है रीबिल्ड करना है। पृथ्वीराज चौहान के समय भी रीबिल्ड, वाह! मोहम्मद बिन तुगलक के समय भी रीबिल्ड करना है। मतलब अगेन ये तीसरा इंस्टेंस हुआ कि फिर से रीबिल्ट वाली बात आ रही है। मतलब जो पुराणों में जो लिखा हुआ है कि महाराज ययाति ने संभल शहर को बसाया, वहाँ एक बहुत बड़े टेम्पल को बनाया जिसका नाम हरिहर मंदिर है। वो तो फिर पृथ्वीराज की टाइमलाइन से भी प्रूव हो रहा है कि रीबिल्ट हो रहा है। हुँ, भाई इतना ही अगर कोई इंपॉर्टेंट मंदिर है, जिसका मेंशन वेदों में है, आपके पुराणों में है, और उसके बारे में ये लिखा जा रहा है कि पृथ्वीराज ने उसको रीबिल्ड करा, और उसकी रिक्वेस्ट करीब 200 साल बाद, 250 साल बाद, मोहम्मद बिन तुगलक के समय
आपके चाइना से आ रही है, तो मतलब वो कुछ ना कुछ एक रिलीजियस वैल्यू रखता है। हम्म। हालांकि वो और वो रिक्वेस्ट तिब्बत में नहीं कर रहा ना, मंगोल में कर रहा है, वो यूपी हाँ में कर रहा है। यूपी में कर रहा है, हाँ, और वो भी रिक्वेस्ट क्या है, रिबिल्ड करना है। राइट। मतलब वो टेम्पल बोलते हैं टूट कि हम चुका हुआ करेंगे हुआ, बिल्ड। या तो वो टूट चुका होगा हम्म। टेम्पल, ये भी एक हिंट समझ या में आ रही है, खंडन हुआ हुआ या है उसका। खंडन हुआ होगा, हम्म। इसलिए, या फिर वो उस कंडीशन में होगा, खराब कंडीशन में होगा। हम्म। एक सेकंड के लिए ये भी मान लेते हैं कि खराब कंडीशन में होगा, कि हो उधर सकता है कुछ और बलबन है के ही नहीं। अटैक से बच गया हो सकता है बलबन के अटैक से इतना बड़ा टेम्पल बच गया हो, खंडर में हो, हिंदू पॉपुलेशन ना हो, ये भी एक आर्गुमेंट हो सकता है। वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट द फैक्ट्स एंड द टाइमलाइंस। अगर हम सिर्फ इसी को लेके चलें तो ये चीज़ तो क्लियर है कि इब्न बतूता ने इस चीज़ को लिखा हुआ है, और उसको वहाँ उस समय भी रीबिल्ट वाली बात उठ के आती है। हालांकि वो रिक्वेस्ट को पूरी तरह डिनाई कर, वो लोग डिनाई कर देते हैं, मानते नहीं है। मानते नहीं। जो मोहम्मद बिन तुगलक ने उस रिक्वेस्ट को डिनाई कर दिया। मगर इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि उसी संभल में उनको रिबिल्ड करना है, वही संभल जो वहाँ शंबला है, भारत में भी शंबल बोला जाता है। तो बेसिकली उसका जो रिलीजियस इंपॉर्टेंस है, जो एशियन हिस्ट्री अगर मैं बात कर लूँ, तो उसमें तो समझ में आ ही रहा है कि कल की अवतार को बुद्धिस्ट टेक्स्ट भी मानते हैं, जो कि खासकर टिबेटन है, और हमारे हिंदू टेक्स्ट भी मानते हैं। नॉर्थ इंडिया में तो बुद्ध को विष्णु का अवतार मानते हैं, तो करेक्ट, उनके बाद तो सक्सेसर ही वही है। हाँ तो मतलब मिल रहा है, हाँ। दोनों चीज समझ आ रही है, राइट। तो ये अगर हम इसी अकाउंट को भी देखें तो हमें दूसरा एक इंस्टेंस मिल गया कि वो टेम्पल कितना इम्पोर्टेंट था। ठीक है, अब जब बाबर का रूल आता है, उससे पहले एक इवेंट होता है कि आपका सिकंदर लोधी जो होता है, जो इब्राहिम लोधी से पहले का लोधी होता है, तो वो संभल को 4 साल के लिए अपनी कैपिटल बनाता है। मतलब उसने उसको अपनी कैपिटल बना लिया 4 साल के लिए, और वो काफ़ी ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स किस्म का एक रूलर था। ऑर्थोडॉक्स कहने का मतलब काफ़ी ज़्यादा, अगर उनके हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा मजहबी, काफ़ी ज़्यादा धार्मिक, काफ़ी ज़्यादा कट्टर। कट्टर भी नहीं बोल सकते उसको, बोल सकते हैं बस कि अपनी उसको, वो चीज मान रहा है हाँ जो डिक्टेट्स है, हाँ, तो राइट। वो उसको बेसिकली सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूशंस बढ़ाने थे। ओके। तो अगर संभल में अब ये भी लिखा हुआ है कि संभल में उसने कई इंस्टीट्यूट्स, जो मुस्लिम इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जो मदरसे होते हैं, या फिर जो आपके जो मौलवी तैयार करने के इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वो सब खोले उसने। तो अगर वो सब उसने किया है, तो ऐसे सिचुएशन में भी इतने बड़े, जो इतना एंशिएंट टेम्पल है, तो वो कैसे बचा रहा है, वो कैसे बच सकता है टेम्पल? तो नहीं, अगेन, अब मतलब क्लियर तो हो ही चुका है ना कि टूटा हुआ तो है ही तभी। नहीं देखिए, अगर हम मान के चलते हैं कि बलबन के समय नहीं टूटा, अच्छा, फिर अगर हम मानते हैं, हम तो बट सारे तुगलक इस, के टाइम पे तो वो रीबिल्ड की बात हो ही रही है ना। हाँ रीबिल्ड की बात हो रही है, मतलब कि वो उसकी कंडीशन खराब है, या तो कंडीशन खराब है या टूट चुका है। और चलो हम एक सेकंड के लिए ये भी मान लेते हैं कि हो सकता है टूटा ना हो, कंडीशन खराब है, बट सिकंदर लोदी के समय तो उसने 4 साल के लिए अपने पूरे एम्पायर की कैपिटल बना दिया, अपनी कैपिटल में, जिसमें कि वो खुद एक मुस्लिम इतना बड़ा स्कॉलर है। मंदिर कैसे रह इतना सकता बड़ा मंदिर कैसे बचेगा? बिल्कुल सेंस बनता ही नहीं है, बनता ही राइट। नहीं है। अब हम आते हैं आपके इधर, आपके इसके बाद जब आप आ जाते हैं बाबर के समय, तो बाबर ने, ये बात सही है कि बाबर ने सबसे पहली जो मॉस्क है वो पानीपत में बनाई, जो उसने सब इब्राहिम लोदी को हरा के, जो उसने, जो पहली मॉस्क जो भारत में उसने कंस्ट्रक्ट करी, वो आपकी पानीपत की मॉस्क है। दूसरी मॉस्क बोली जाती है, जो अभी तक हमारे हिंदू हिस्टोरियंस भी, बहुत से हिंदू हिस्टोरियंस जो अभी तक बोलते रहे हैं, और मुस्लिम्स जो पहले से ही बोलते आए हैं, उनका जो आर्ग्यूमेंट है, नरेटिव है, वो यही है कि भाई बाबर का एक जनरल था, हिंदू बेग, मीर हिंदू बेग, जिसने ये मस्जिद बनाई। ओके। करेक्ट, ये आर्गुमेंट था। हिंदुओं का आर्गुमेंट अभी तक यही था कि भाई कि नहीं, ये जो था कि बाबर ने इसको तोड़ा और फिर मस्जिद बनाई। अच्छा, हिंदू लोग कह रहे हैं कि बाबर ने तोड़ा, बाबर ने तोड़ा, और इसने ये बाबर हिंदू बेग ने बनाया। हिंदू बेग में बनाया। मुस्लिमों का भी यही आर्गुमेंट है, मगर जो रियल कहानी है वो इससे अलग है, क्योंकि जब जो मंदिर के इतने इंस्टेंसेस हमें मिल चुके हैं हिस्ट्री में, कि वो बच कैसे सकता है, बाबर तक कैसे वेट करेगा? आपके बाबरनामा में इस चीज़ का मेंशन से ज़्यादा, इस चीज़ पे ज़्यादा वज़न आएगा कि आपके जो आईने अकबरी है, जो उसका जो पोता है, उसमें भी उस मंदिर का मेंशन है, मगर उसकी कंडीशन के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है। साफ-साफ ओके। आईने अकबरी में लिखा हुआ है कि संभल में एक मंदिर है, और उस मंदिर में एक उनके जो हिंदुओं के जो एक विष्णु हैं, उनके एक फ्यूचर अवतार का उसको ओके। डेडिकेटेड है। बट उसमें कंडीशन नहीं है, क्योंकि
सीधी बात है कि वो मंदिर खंडित भी हो सकता है, मंदिर टूटा हुआ भी हो सकता है, या फिर मंदिर पूरे से अबैंडेंड हो। हम तीनों पॉसिबिलिटीज को लेके चल रहे हैं, बट ये कहीं भी मेंशन नहीं आ रहा है कि उस मंदिर को उस मंदिर को बाबर ने तोड़ा है। और सबसे और बड़ी ये भी बात, क्लियर हो जाएगा कि मीर हिंदू बेग ने मस्जिद भी नहीं बनाई। हाँ, और उसके लिए हमको कार्लाइल की रिपोर्ट देखनी पड़ेगी, क्योंकि कार्लाइल ने ही शाही जामा मस्जिद का पहला सर्वे करा है। उसने राइट। संभल का भी सर्वे करा, और शाही जामा मस्जिद हाँ जिसका अभी सर्वे को लेकर अभी ये सब जो हुआ है, उसका पहला सर्वे तो कार्लाइल ने करा, हाँ, और इनके टाइम पे तो मस्जिद ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही होगी। एग्जिस्ट कर रही थी। 1857 की बात है। उस टाइम पे उस मस्जिद में एक बहुत बड़ा प्लैक लगा हुआ था। ओके। मुझे नहीं पता कि वो प्लैक अभी भी है कि नहीं है, मगर उस प्लैक की बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि उस प्लैक के ऊपर जो पर्शियंस में जो लिखा हुआ है कि इट हैज़ बीन बिल्ट बाय दिस एंड दिस, तो उसमें बाबर का नाम लिखा हुआ है शाह जमजा बाबर, जबकि बाबर का रियल नेम है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। राइट। यही गलती कार्लाइल ने पकड़ी। कार्लाइल ने बाद में जब वहाँ के लोकल मुस्लिम्स को या स्कॉलर्स को पकड़ा और उनको प्राइवेटली उनसे पूछा, तब उन्होंने एडमिट करा और इसी चीज़ को कन्फेस करा कि ये जो प्लाक है ये गलत है, ये पूरी तरह से फर्जी है। और इसी चीज़ को कार्लाइल ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि यस दीज ऑल हैव कन्फेस्ड, ये ऑन रिकॉर्ड है। ऑन रिकॉर्ड अवेलेबल है, राइटिंग में अवेलेबल है। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ क्या है कि कार्लाइल के सर्वे से ठीक पहले 1857 के बाद एक डिस्प्यूट हुआ था, लैंड डिस्प्यूट, इसी साइट को लेकर, ओके। हिंदूज वर्सेस मुस्लिम्स। ओके। और इसी प्लैग के सहारे मुस्लिम पक्ष ने ये सिविल सूट जीता था हिंदुओं के अगेंस्ट में, क्योंकि हिंदू कह रहे थे कि ये मस्जिद बाबा ने नहीं बनाई। उस समय के हिंदू, मैं अभी के इंटरनेट हिंदूज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस समय के हिंदूज की बात कर रहा हूँ। ओके। उस समय के हिंदूज का ये कहना था कि भैया ये जो आप जो ये जो क्लेम कर रहे हैं कि बाबर ने बनाई, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बैकडेट करके लगाया गया है। और वो चीज़ भी आपके कार्लाइल की रिपोर्ट में मेंशन्ड है। अच्छा, ये भी मेंशन ये भी कि मेंशन है, बैकडेटेड है। बैकडेटेड है। 2 पॉइंट्स मेंशन्ड है कि यस Muslims have confessed to me, and second, Hindus have claimed that this has been backdated, and with a confirmation of yes from Carlyle कि yes it has been proved that it has been backdated। क्योंकि उसमें इसके अलावा भी और 2-3 बड़ी बड़ी गलतियाँ हैं कि जो इनका जो इस्लामिक कैलेंडर है हिजरी वाला, उसमें भी जो डेट दी गई है वो बहुत जेनरिक डेट है, वो मैच ही नहीं कर रही है जो ये बता रहे हैं। हालांकि सिर्फ एक चीज़ बहुत सही लिखी हुई है कि कमांडर मीर हिंदू बेग का नाम सही सही लिखा हुआ है, मगर बाबर का नाम गलत कैसे हो सकता है? वो तो मेन तुम्हारे मेन तो वो ये है, शाह राजा है। जमजा बाबर नाम का कोई ऐसा सुल्तान मुगल के काल में तो नहीं था। तो इन्होंने कैसे लिख दिया ऐसा नाम? अब यही तो मिस्ट्री है। ये मिस्ट्री जो है, ये मिस्ट्री एक तो इसको प्रूव करना अभी की एएसआई का काम है, जो काम उस समय रुक गया था 1911 के बाद। अब अगर हम इधर देखते हैं कि जो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आता है हमारे माइंड में कि ये शाही जामा मस्जिद जो है, ये इसका एग्जिस्टेंस कब हुआ? क्योंकि Right. सारी की सारी जो बात है, सारा का सारा जो केस है, अभी का भी बोल रहे हैं आप, इवन संभल के कैरेक्टर को भी ले लें कि बनी कब है, तो इसके अंदर अगर हम सिर्फ अगर बाबर के बाद अकबर, अकबर के बाद आपका ये जो शाहजहां, फिर औरंगजेब, यहाँ तक आते हैं हम, तो तब तक भी एक वर्ड है जो भी आप यूपी का अगर डिविजनल मैप खोलें या ऐसे भी मैप खोलें, पॉलिटिकल मैप भी खोलें, इंटरनल पॉलिटिकल मैप, तो Right. आपको एक टर्म मिलती है रोहेलखंड, ओके। है ना? हाँ। जो लोग आईएएस आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा कि ये रोहेलखंड एक टर्म है ना? तो ये रोहेलखंड टर्म औरंगजेब से पहले किसी भी रिकॉर्ड में आज तक नहीं लिखी गई है। ये रोहेलखंड औरंगजेब के बाद के ही हिस्ट्री में रोहेलखंड लिखा हुआ आपको मिलेगा। हमारी हिस्ट्री बुक्स कह लीजिए आप, इवन आपकी जितनी भी फाइंडिंग्स कह लीजिए, क्योंकि रोहेलखंड जो है वो रोहेला शब्द से बना है। रोहेला एक ट्राइब है, जो बेसिकली आपकी अफगानिस्तान पाकिस्तान का जो बॉर्डर का जो इलाका है, वहाँ से उठ के आई है। जो औरंगजेब का 1670s के बाद का टाइम है, जब औरंगजेब ने ये डिसाइड करा था कि भाई मैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए एक मुस्लिम कोड ऑफ कॉन्डक्ट बुक कंपाइल कराऊं, वो भी डायरेक्टली कि जितने भी मुस्लिम स्कॉलर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड उनको बुलाऊं मैं। तो अब उसने इंडियन सब कॉन्टिनेंट से करीब 100-150 स्कॉलर्स बुलवाए और करीब 150 स्कॉलर्स आपके इराक से आए, फिर आपके सऊदी अरब से आए, एक हैजा नाम की जगह है वहाँ से आए। राइट।
तो ये सब आते हैं, तो स्पेशली जब सेंट्रल एशिया से जब माइग्रेशन होता है और भी जब स्कॉलर्स आते हैं, तो इट इज़ वेरी अनलाइकली कि वो लोग अकेले ही आए होंगे। स्कॉलर्स हैं, उनका अपना तामझाम चलता होगा, लोकल पॉपुलेशन साथ में माइग्रेट करती है कि भाई अगर इतने लोग जा रहे हैं तो चलो हम भी कारवां के साथ जुड़ जाएँ। उस समय तो कारवां चलते थे। तो कई पॉपुलेशंस, कई ट्राइब्स, छोटी-छोटी ट्राइब्स आपके पहले बॉर्डर से शिफ्ट होते-होते आपके इंडिया की तरफ माइग्रेट हुई। ऐसी एक ट्राइब थी जो बेसिकली आपकी कांधार बेस्ड ट्राइब है। ओके। मगर इस ट्राइब को जो पहचान मिली है, वो जब मिली है जब ये अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान का जो स्वात वाला जो रीजन है, जो आपका पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की बॉर्डर में डिवाइड होता है। ड्यूरेंट लाइन। हाँ, डूरन लाइन। हुँ। तो वहाँ के आस-पास जब सेटल थी तो इसका नाम रोह पड़ा था। रोह? ROH, रोह। अच्छा। और रोह का मतलब जो है बेसिकली एक हिली, पहाड़ी मतलब होता है। तो ओके। ये पहाड़ी लोग हैं बेसिकली। अच्छा, तो ये हाँ। लोग ओके, ठीक है। हाँ, तो ये बेसिकली अगर इनके तो एथनिसिटी पे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के एरिया के हाँ, लोग हैं, उससे ओके। थोड़ा-सा ऊपर और थोड़ा और ऊपर, थोड़ा और राइट। ऊपर। और ये जो है बेसिकली सारे पश्तून्स। ओके। हाँ, तो ये इनका माइग्रेशंस बढ़ता है और ये माइग्रेशन और तेज़ हो जाता है जब मुगल एम्पायर और थोड़ा वीक होता है, स्पेशली नादिर शाह के अटैक के टाइम, क्योंकि नादिर शाह उस समय उसी रूट से आया। हुँ, हुँ। अगर देखा जाए तो मुगल्स के बाद अगर कोई सबसे बड़ा अटैक हुआ है भारत के ऊपर, तो वो नादिर शाह के टाइम हुआ है। नादिर शाह से पहले तो कोई अटैक नहीं हुआ, हुँ, हुँ। एक्सेप्ट बाबर। बाबर और नादिर शाह के बीच में पूरी कहानी बदल गई। राइट। आप नादिर शाह अटैक करता है, जो आपका मुगल एम्पायर है वो तो और कमज़ोर था, उसको और लूटता है। मगर उसके बाद बेसिकली तब तक यही जो रोहिल्लास हैं वो इतने सेटल हो जाते हैं, स्पेशली आपके ये 5-6 शहर ऐसे हैं, जैसे सहारनपुर हो गया, आपका पीलीभीत हो गया, आपका बरेली हो गया। अच्छा, बरेली भी? हाँ, वहाँ ओके। भी। और संभल इन सब के बीच में करीब ऐसे 10-12 ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ पे उन्होंने अर्ली माइग्रेशन उन्होंने किया। और इनके कमांडर का भी नाम आता है जिसका नाम है दाऊद खान। ओके। हाँ, तो दाऊद खान वाज़ द फर्स्ट कमांडर ऑफ दिस ट्राइब इनसाइड इंडिया, अच्छा। जिसका नाम रिकॉर्ड्स में है। मगर अगर एक प्रोमिनेंट अगर नाम देखना है तो वो इसके करीब 10 साल बाद आता है, जिसका नाम होता है नजीब खान रोहेला। और ये जो है आपके रोहेलास जो हैं, अगर आपने एक सिटी का नाम सुना होगा जहाँ से आज़म खान जी खड़े होते हैं। हुँ। आज़मगढ़ नहीं, रामपुर। ओके। रामपुर के जो नवाब हैं, वो बेसिकली लीनिएज वो है रोहिला वाले। अच्छा, रामपुर नाम है पर मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया। हाँ। ओके। तो आप समझ सकते हैं कि रामपुर जब रोहिलाओं का गढ़ हो सकता है तो संभल क्या है। रामपुर को ऐसे कई बट सिटीज संभल उनके तो बोल कैरेक्टर्स ही रहे हो बदल आप कि इतने टाइम से हाँ कंटिन्यूअसली एक तरीके से टारगेट, कैपिटल कैपिटल सब रह चुकी है ऑफ न्यूमरस हाँ मुस्लिम नुम- लीडर्स और किंग्स। और उसके बाद जब रोहिलाज आ गए तो उन्होंने अब एक इलीगल इमिग्रेंट्स आप कह सकते हैं। आज के समय में हम रोहिंग्यास की बात करते हैं, हम बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स की बात करते हैं, जो भारत में सेटल हो गए हैं, कश्मीर तक सेटल्ड है, सब कुछ है। अब ये तो चलो ठीक है, हम एक डेमोक्रेटिक सेटअप में रह रहे हैं। उस समय तो कोई ऐसा सेटअप नहीं था। ऐसे समय पे इमिग्रेशन रूल्स हाँ, नहीं थे, राइट। कोई ऐसे रूल्स नहीं थे। तो ऐसे समय पे पूरी की पूरी आबादी 30-40 सालों में इतनी हो जाती है कि उनकी अपनी एक स्टैंडिंग आर्मी हो जाती है। 45,000 की उनकी स्टैंडिंग आर्मी थी अच्छा। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में, जो वाह। अब्दाली के साथ अलायंस में थी। अहमद शाह अब्दाली, द फाउंडर ऑफ अफगानिस्तान, जिसने भारत पे कई बार अटैक करे। और ये जो अहमद शाह अब्दाली है, ये नादिर शाह का एक्चुअली में उस समय गुलाम था, जो उसका एक्चुअली में बॉडीगार्ड था, जो नादिर शाह के अटैक के टाइम भारत की जो पूरी जो एक वेल्थ है वो देख के गया था कि भाई यहाँ तो आके तो खूब पैसे ही पैसा, क्योंकि अफगानिस्तान इज नॉट बेसिकली ये तो गजनी वहाँ घोरी सबके साथ हुआ ही है ये। नहीं, क्योंकि उसके पीछे रीज़न है ना, उनकी जो ज्योग्राफी है, वहाँ कुछ उगता नहीं, वहाँ की कोई इकोनॉमी है वहाँ नहीं। पे तो एक नगर उनका बड़ा किंगडम होता था। हाँ, तो अब वो एक ऐसी रीजन जहाँ लोग सिर्फ सर्वाइव करते हैं, सर्वाइव नोमैडिक। हाँ, नोमैडिक पीपल, तो उनका थिंकिंग सिर्फ ये रहता है कि वील जस्ट गो कैप्चर रिसोर्सेस लिए और फिर हम अपना ज़िंदगी उससे वो पूरा निभा रहे हैं, ऐसा उनका है। तो रोहिल्लाओं ने इस पूरे इलाका जो है ऐसा प्रभाव छोड़ा कि अब आप खुद सोचिए कि एक आबादी दूसरी जगह से यहाँ आती है, जिसका नाम आप कंटिन्यूस पांचाल सुन रहे हो। अब तो पांचाल उस इलाके को कोई कहता भी नहीं, मगर रिकॉर्ड्स में पांचाल होना चाहिए था या कुछ और नाम हो जाता, मगर रोहेलखंड कैसा नाम पड़ गया, वो यहीं से पड़ा। तो अगर कल को रोहिंग्याज आ जाते हैं, किसी जगह सेटल हो जाते हैं, वो अपना पूरा एक रीजन बना लेते हैं, तो आज से 200 साल बाद हमारे हमारे बच्चों के बच्चे पढ़ सकते हैं कि ये रोहिंग्या खंड है
ये भी हो सकता है। तो मैं कह रहा हूँ क्योंकि हिस्ट्री में हो चुका है 200-250 साल पहले, और बार बार यही हुआ है और एक ही और जगह यही नहीं है, बहुत रोहिल्लास जगह। और यही रोहिल्लास जो हैं, यही रिस्पॉन्सिबल हैं जिन्होंने जिनकी वजह से आपका इतना जो पूरा वेस्टर्न यूपी का जितना डेमोग्राफिक चेंज हुआ है। एंड बाय द वे मैं आपको बता दूं कि रोहिल्लास जो है सिर्फ यूपी नहीं, आपके उत्तराखंड में जो पहाड़ जो इलाका है वो भी उसी बेल्ट में आजकल आता है। बहुत लोग बोलते हैं कि हरिद्वार के बाहर का एरिया पूरा मुस्लिम हम्म, डोमिनेट हो रहा है, हाँ। तो वो लोग भी उधर ही सेटल हुए देखिए क्या? क्या है कि आप जो सेटलमेंट जो उस समय 200-250 साल पहले हुआ, जिन मुस्लिम्स का सेटलमेंट हुआ, वो मुस्लिम्स हैं जिनका अपना एक बहुत ज़्यादा एक स्कॉलरली भी प्लस एक वॉरियर टाइप भी, उनके अंदर अपनी आइडेंटिटी को लेकर कंफ्यूजन नहीं था, क्योंकि वो काफ़ी इन्वेजन के काफ़ी पास में थे, उस वेव के पास में थे। उनकी आपने परवरिश और उनके वैल्यूज उस पे बेस्ड है। उस पे बेस थी। तभी आप देखिएगा कि रोहिल्लास जो थे उन्होंने सबसे पहले इनिशिएशन लिया कि भाई अब्दाली को बुलाओ, मराठाओं को क्रश करो, है ना? ओके, मुगल, इट वाज नॉट मुगल्स जिन्होंने इनवाइट करा, राइट। है ना? इनवाइट तो रोहिल्लास ने करा। हम्म, अब रोहिल्लास को भी बेसिकली उनके एक बहुत बड़े स्पिरिचुअल लीडर थे, मतलब ऐसा हिस्ट्री में है कि स्पिरिचुअल लीडर उनके शाह वली उल्लाह, एंड शाह वली उल्लाह इज द मेन फिगर जिसको जो आपके देवबंद कह लीजिए आप, अच्छा देवबंद को जिसने फाउंड किया, उनके जो मेन जो गुरु हैं अच्छा, वो उनके बेसिकली शाह गुरु। वली है। ओके, तो शाह वली उल्लाह जो एक बहुत ही सेक्रेड नाम है अमंग मुस्लिम्स, एंड वो बहुत बड़े स्पिरिचुअल गुरु, तो अगर उन्होंने अब्दाली को पत्र लिखा, और ये हिस्टोरिकली प्रूवन है कि भाई आप आइए और हम काफिरों से परेशान हैं और भारत फतेह कीजिए और इस्लाम का परचम लहराइए, मगर ये लेटर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत नहीं था, ये लेटर था 1757 से पहले का। ओके, मतलब हाँ, ब्रिटिशर्स भी काफी आ ही चुके थे नहीं ऑलमोस्ट। ब्रिटिशर्स तो आपके 1757 जो उन्होंने बंगाल को थोड़ा सा जीता था, हाँ, तो नहीं मतलब 1757 इंडिया में तो कहीं ना कहीं ट्रेड तो हर जगह कर स्टेट ही थर्ड रहे हो थे रहा वो। था, मगर 1757 से पहले ये लेटर लिखा जा चुका था। अच्छा, और अब्दाली 1757 का अटैक करता है, और ये वो अटैक था जिसमें आपका सबसे पहले वो बुलंदशहर, उसके बाद आपका आगरा, उसके बाद आपका वृंदावन, फिर आपका मथुरा। मथुरा वृंदावन एक ही हो गया, हाँ, तो राइट? ये पूरा मतलब जो हिस्ट्री में है कि डे वाइज, मतलब 2 दिन अच्छा, बाद ये, 3 दिन बाद ये, 4 दिन ओके, बाद, इतना हाँ, फास्ट था ये। इतना फास्ट। तो वो हम्म, इतने फास्ट वाइज स्वेप्ट करता हुआ गया है। वो रुका जब जब उसकी जो उसकी आर्मी है, उसकी आर्मी एक तो थकी, प्लस उन्होंने इतनी लाशें गिरा दी थी कि जो गंगा नदी थी उसमें लाशें की वजह से उनके ही सैनिकों में हैजा फैल गया था। ओके, तब तो वो पीछे हटा नहीं, तो उसका प्लान तो बेसिकली पूरा स्वेप्ट करते हुए पूरे काशी तक जाने का था, ओके, राइट? तो वहां से वापस चला गया, मगर ऐसे में उसी समय ही तो वो इवेंट हुआ था। आज हम देख रहे हैं अलीगढ़, जिसका नाम पहले हरिगढ़ था, ये उसी समय की बात है। आज अभी बात उठती है उत्तर प्रदेश में कि भाई अलीगढ़ का पहले नाम हरिगढ़ था, ये जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है इसकी ज़मीन जो है ये बेसिकली एक महाराज ने गिफ्ट करी थी। वो पूरी जो क्रोनोलॉजी है वो यहीं से जुड़ी हुई अच्छा, है ना? अलीगढ़ नाम जो है अब्दाली ने रखा था और किसी ने नहीं रखा था, ये भी प्रूवन है। तो इन सब में रोहिल्लाओं का कंट्रीब्यूशन है, और रोहिल्ला ही बाद में कंटिन्यू हुए। ये बात अलग है कि मराठाओं ने जब रिजरेक्ट करना शुरू करा पानीपत के हारने के बाद 1772 में, तब महादजी सिंधिया जो उनके वॉरियर थे और बाकी और वॉरियर्स, उन्होंने रोहिल्लाओं को और पीछे धकेला। मतलब वो पीछे कहने का मतलब वो फिर और पहाड़ों की तरफ घुसे, मगर फिर इवेंचुअली धीरे धीरे सेटलमेंट्स इतनी हो गई थी, जब एक आम पॉपुलेशन ही धीरे धीरे आपकी सेटलमेंट बढ़ जाती है तब फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर भले ही अहिल्याबाई ने वहाँ अभी की जो करंट शाही जामा मस्जिद है उसके बगल में एक कल्की मंदिर बनाया हो, 300 मीटर की दूरी पे बनाया है, बट जो मेन बात है कि शाही जामा मस्जिद का मेंशन तभी आता है कि जब अहिल्याबाई उधर मंदिर बनाने आती है। राइट। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, मतलब अकबर के टाइम तक मस्जिद का मेंशन नहीं है, मंदिर का मेंशन तो है। वापस कोई मंदिर को रीबिल्ड करना चाहता है जस्ट बिकॉज रीबिल्ड करने जब गई अहिल्याबाई, हाँ। तब देखती कि वहाँ शाही जामा मस्जिद बन चुकी है। तो अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि शाही जामा मस्जिद इज अ रीसेंट, राइट? मतलब 200-250 साल कुछ भी नहीं है। उसके पहले का नहीं है उसका। अब यही तो मेन इशू है कि यही बात तो एएसआई को, आज की एएसआई को प्रूव करना है या उनको पता लगाना है।
इसकी एग्जैक्ट डेट उस बिल्डिंग की एग्जैक्ट डेट है। और इसमें कार्लाइल की रिपोर्ट में एक बहुत बड़ी बात लिखी हुई है कि जो मंदिर की जो गेट था, मेन जो एंट्रेंस था, वो एक सिंगल एंट्रेंस था। वो खुद अपनी रिपोर्ट में मंदिर लिख रहा है कि ओके। मंदिर का एंट्रेंस सिंगल डोर था, 8 फीट का ईस्ट फेसिंग, और मस्जिद में 2 और तरफ कर दिए, और मेन दरवाजा जो 8 फीट का था, उस दीवार को काट के उस एक दरवाजे को 8 फीट को 6-6 फीट के 2 दरवाजे कर दिए दोनों साइड पे। यही कंस्ट्रक्शन है शाही जामा मस्जिद का भी। फ्रंट गेट के साथ में 2 और दीवारों पे, पीछे तो होता नहीं है, है ना? और स्क्वायर बेस, पूरी मस्जिद जो है स्क्वायर बेस पर है। ओके। स्क्वायर बेस के ऊपर एक ऑक्टागोनल बेस है, ऑक्टागोनल बेस के ऊपर डोम है। और स्क्वायर बेस यूजुअली ईस्टर्न फेसिंग सिंगल डोर के साथ सिर्फ टेम्पल्स में होता है, मस्जिद में तो होता नहीं। और अच्छा। दीवालों की जो कंस्ट्रक्शन जो उस समय जो उसने करी थी, जो दीवालें थी, दीवालों में भी इनकंसिस्टेंसी है इन टर्म्स ऑफ थिकनेस, है ओके। ना? कहीं जगहों पे लाल पत्थर दिख रहे हैं, कहीं जगहों पे रीसेंट प्लास्टर दिख रहा है। पूरा अच्छा। प्लास्टर है, मगर जो स्टोन्स हैं, कि बड़े स्टोन्स भी हैं, बहुत छोटे छोटे ब्रिक्स भी हैं, क्योंकि उस समय बहुत छोटी छोटी ब्रिक्स आ गई थी। तो ये इनकंसिस्टेंसी का पैटर्न उसने डाला है। इसीलिए वो कंक्लूजन पे आया कि भाई जो ओरिजिनल जो कंस्ट्रक्शन था वो लाल पत्थर का बना हुआ था और वो स्टोन्स का था। अभी आप खुद देख लीजिए कि स्क्वायर बेस है, ईस्टर्न फेसिंग है, पत्थर का बना हुआ है, एक ही एंट्रेंस है। एक ही एंट्रेंस है, तो वो ये सारी प्रॉपर्टीज हमारे एंशिएंट टेम्पल से मैच करती हैं, मस्जिद से तो नहीं करती। नहीं, पर इतना एक्सप्लेन करने के पहले भी मतलब ये तो मेरे ख्याल से काफी लीगल आर्ग्यूमेंट हो गया, यस, पर एक सिंपल लॉजिक लगाए तो कहाँ गया हरिहर मंदिर? कहाँ गया? चलो आपका जामा मस्जिद उधर है, तो हरिहर मंदिर कहाँ गया? इतना बड़ा मंदिर था तो उसका तो साइड बता दो। उसका साइड ही के लिए ही एएसआई करना, तो उसका साइट ही नहीं है ना किधर, उसका और वही साइड तो नहीं है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि अगर आप अभी की भारत की आज़ादी के बाद भी अगर आप एएसआई की कंटिन्यूएशन देखें तो 1998 में भी एक सर्वे हुआ था, अच्छा, 98 में? बहुत यस, रीसेंट है तो। रिसेंट। और अराउंड 2014 या ऐसी कुछ डेट है, मई के अराउंड, उस समय भी हुआ था। और उसमें तो ये आया हुआ है, लिखा हुआ है, जिसको अभी अब सारी रिपोर्ट्स खुल रही हैं, क्योंकि ये सारा मैटर वहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ पे वो फाइल पड़ी हुई थी एएसआई की, जिसमें ये चीज़ लिखी हुई है, क्योंकि एक लॉ एंड ऑर्डर इशू हुआ था 98 में भी। और वहाँ पे एएसआई ने लिखा था कि हमें तो यहाँ गैर कानूनी कंस्ट्रक्शंस दिख रहे हैं जो पहले से नोटेड थे उसके अलावा। अच्छा, मतलब और कुछ बना दिया वो? हाँ, मतलब आप कैरेक्टरिस्टिक्स अभी आप देखिए, आप दिल्ली जाते हैं, दिल्ली के कुतुब मीनार में आप देखते हैं मूर्तियाँ जो आसपास जो बनी हुई हैं उनके फेसेस गायब हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बदल दिया। अभी आप पता कर लो क्या था क्या नहीं था, राइट? नहीं, तो बोलते ही है कि वो तो वो पुराने मंदिरों के डेब्री से उन्होंने वापस कंस्ट्रक्ट किया है। वो भले ही ठीक है, मगर जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे आर्ग्यूमेंट जो होता है, जो रियल आर्ग्यूमेंट होता है, वो कमज़ोर पड़ना शुरू कर देता है। 1998 में अगर ये लिखा जा रहा है, 2014 में लिखा जा रहा है कि उस ओरिजिनल साइट को, उस ओरिजिनल साइट जो है वो साइट का कैरेक्टरिस्टिक्स बदला जा रहा है, तो अभी कितने साल हो गए? प्लस 1911 के बाद ये साइट जो थी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। हाँ, राइट, मैं ये पूछने वाला था कि हाँ, आपने मेंशन किया हुआ है कि ये एक्चुअली में एक प्रोटेक्टेड हेरिटेज साइट है, हाँ, राइट? हाँ, हेरिटेज साइट है। हेरिटेज साइट है तो उसका ही तो, इसीलिए तो 1998 की रिपोर्ट में इस चीज़ को लिखा हुआ है कि इलीगल कंस्ट्रक्शंस और इंक्रोचमेंट्स बढ़ी हैं और ये सब कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हुए तो हैं। उधर मस्जिद एग्जिस्ट कैसे कर सकता है अगर वो एक हेरिटेज साइट है? हम्म, वो तो मस्जिद होनी नहीं चाहिए, वो तो पोजेशन है। वो एएसआई के पास क्यों नहीं है? ये सवाल का जवाब पिटिशन जो अभी हिंदू साइड से गया है बेसिकली, उसमें यही लिखा हुआ है। जो पिटिशन में जो गई है मांग कि एक तो सर्वे होनी चाहिए, और दूसरी मांग ये है कि भाई ये तो एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, तो आप इसको हैंड ओवर क्यों नहीं कर रहे हो? 1998 की जो एएसआई की जो टीम गई थी, वो बेसिकली तब से ही एएसआई को अंदर एंट्री होने में या फिर अपना सर्वे करने में बहुत दिक्कतें आ रही थी, लॉ एंड ऑर्डर के इशू हो रहे थे। मतलब उनका ही प्रोटेक्टेड साइट है और वो ही उसका सर्वे नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक तो डेमोग्राफी बदल जाना, प्लस आइडेंटिटी वाला प्रॉब्लम, कि भाई ये हमने एक फ़तेह करा हुआ है, और एक ये सिंड्रोम आना कि हमने इसको बाबर से एसोसिएट कर दिया, जबकि ये जिस समय एसोसिएट करके इन्होंने पहला केस जीता था उसके ठीक 10 या 15 साल बाद ये प्रूव भी हो गया गलत है।
मगर चूंकि अंग्रेज़ों का रूल था इसलिए बात कभी आगे नहीं बढ़ी। आज के समय पे ये मुद्दा उछला है, मगर मुस्लिम जो पक्ष है, जो स्पेशली द शाही जामा मस्जिद प्रबंधन कमेटी, वो तो अभी भी इसी आर्गुमेंट पे है कि बाबर ने बनाई। अच्छा, अभी भी वो कह अभी रहे भी हैं? इसी आर्गुमेंट पे है कि भाई आप तो इसको क्लेम ही नहीं कर सकते बाबर ने बनाई है। मतलब ओके। हिंदू बेग ने बनाई है, मीर हिंदू बेग ने बनाई है। तो जब इतने सारे आपके सोर्सेज अवेलेबल हैं और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1998 में और 2014 में भी लिख चुका है कि यहाँ फ्रेश कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, इंक्रोचमेंट हो रहा है। तो ये जो मैटर है इट शुड बी ऑफ हाई प्रायोरिटी। तो ये इसीलिए संभल जो है, और संभल की जो हिस्ट्री है उससे जो रिलेटेड जो लोग जुड़े हुए हैं या पर्सनालिटीज जुड़े हुए हैं, वो आज इंडियन सब कॉन्टिनेंट के, आपके देवबंद कह लीजिए, आपके बरेलवी कह लीजिए, उन सब की हिस्ट्री जुड़ी है इससे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक, अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स के मुस्लिम्स की ये एक जगलर वेन है संभल, अच्छा, इतना मैटर करता इतना है? मैटर करता है। ओके। तभी आप देखिए कि यहाँ आप एकदम से ऐसी सिचुएशन भी हो जाती है जो सिर्फ सर्वे के नाम से है। प्लस उसके अलावा एक इशू और भी है जो मुस्लिम्स के अमंग्स है। तो आपको याद होगा कि योगी जी ने अपनी विधानसभा में ये बोला था कि शायद 70s या 80s में इस मस्जिद के पास मुस्लिम्स के दो ग्रुप्स में आपस में लड़ाई हो गई थी इसके पोजीशन को लेकर। ओके। और ये बात खुद विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने अभी कही है रिसेंटली। और इवन जब मैंने भी इसको चेक करा तो ये फैक्ट है, क्योंकि यहाँ एक अलग इशू है। इशू ये है कि टर्क्स और पठान, इन अच्छा। दोनों के बीच में इस मस्जिद के पोजीशन को लेकर लड़ाई है। अब मैं ओके। आपको बता दूं, पठान जो बेसिकली ये जो पठान है, ये पठान वो हैं रोहिल्ला वाले, ओके। एंड टर्क्स जो अपने आप को मुगल से एसोसिएट तो ये करते तो शिया सुन्नी भी नहीं है। हैं। हाँ, ये अलग ही है, अलग ये एंगल ही उनसे है। भी ऊपर इसलिए है। मैंने बोला आपको इट इज़ अ बैटल ऑफ आइडेंटिटीज, यू नो। और इस बीच में हो क्या रहा है कि हिंदुओं को जो उनकी जो रिलीजियस साइट है, जिसका इम्पोर्टेंस आपका एक नहीं बल्कि दो दो एंशंट रिलीजियस टेक्स्ट में है, आपका हिंदू टेक्स्ट कह लीजिए या फिर टिबेटन टेक्स्ट कह लीजिए, उसमें मेंशन्ड है। तो वो बिल्कुल वो पूरी तरह से इग्नोर्ड है। नहीं, तो पर मेरे को एक चीज और नहीं समझ रही, अगर एएसआई पोजीशन ले भी लेती है तो क्या हिंदुओं को मिलेगा वो मंदिर यूज करने का? इसके लिए ही तो सर्वे होना बहुत ज़रूरी है कि ये प्रूव होना अब ज़रूरी है कि 1879 में जो चीज़ लिखी गई है, जब उस सर्वे में थी वो बात, जब उस समय बहुत कम इक्विपमेंट्स के साथ में कार्लाइल दीवालों को खुरेद कर दीवालों की जो विड्थ है उसकी कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी उनको देख सकता है, तो अभी तो हमारे पास मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं। पर वो तो प्रॉब्लम वही है ना, सर्वे तो करने गए थे हम्म एएसआई प्लस द लॉयर्स, हम्म दोनों पक्ष के या मे बी हिंदू पक्ष के, हम्म विष्णु शंकर जैन जी हम्म इनफैक्ट, हम्म वो तो गए थे। वो तो हम्म। प्रॉब्लम कुछ और है ना, सर्वे तो करने ही नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि वही जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये उनकी जगलर वेन है, ये संभल है आपके ये। और आपने अभी ये भी सुना होगा कि संभल में अभी और क्योंकि भी खुदाई काशी हो में रही इतना है। प्रॉब्लम नहीं हुआ। अभी संभल में और भी खुदाई हो रही है, आपको बावड़ी मिल रही है, हम्म, आपको बाकी चीज़ें मिल रही हैं। हम्म। प्लस उसके अलावा भी आपने सुना होगा बदायूं, बदायूं में भी अभी एक ऐसा केस हुआ है, बरेली में भी हो रहा है। ये बदायूं, बरेली, आपके सहारनपुर, रामपुर वगैरह, ये पूरा रोहिल्लाओं की तो बेल्ट है। अच्छा, तो और रोहिल्ला अभी अलग आप ही देख रहे मिस्ट्री हैं कि है। संभल में, आप संभल में देखिए आपको बावड़ी मिल गई, जो पहले कूड़े का ढेर था, है ना, अभी बावड़ी मिली ना। ऐसी और भी चीज़ें होंगी। मैं बोल रहा हूँ आपसे कि संभल, पूरे इंटायर संभल ही नहीं, ये पूरे वेस्टर्न यूपी का ये जो पूरा जो एरिया है, इसका ढंग से आर्कियोलॉजिकल सर्वे होना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें कुछ लोगों का आर्ग्यूमेंट आ सकता है कि भाई वो अंग्रेज थे, उन्हें डिवाइड एंड रूल करना था, तो उन्होंने जो लिख दिया उसको आप अमर वाक्य क्यों मान रहे हैं। ठीक है, तो हम नहीं मानते। तो अभी आप वापस कर लेते प्रॉपर सर्वे। करेक्ट, मैं भी यही चाहता हूँ। पर वही तो प्रॉब्लम है, वो तो करने जा ही रहे थे ना करने तो। वही तो बात है ना कि चित तो भी मेरी प्रॉब्लम तो पट अभी भी कुछ और मेरा। हो चुकी है। एक्चुअली में यही प्रॉब्लम है कि आपने अगर ये आर्गुमेंट दिया तो वो ये बोलेंगे, तो इसलिए वही बात है कि चित भी मेरी पट भी मेरा उल्टा मेरे बाप का, तो वो वाला केस हो रहा है। तो मैं ये बोलता हूँ कि आप सिंपल आर्कियोलॉजिकल सर्वे की टीम को अपना काम करने दें। वो अगर अपना काम कर लेते हैं, अपनी रिपोर्ट दें, उसका सर्वे पूरी तरह से कंप्लीट करें। और ना ही सिर्फ शाही जामा मस्जिद, बल्कि ये पूरे संभल उस पूरे रीजन का सर्वे होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये केस जो है ये बहुत हल्का पड़ेगा, क्योंकि अगर 98 में लिखा जा रहा है कि न्यू कंस्ट्रक्शंस हो गए हैं, ये सब चीज़ हो रही है, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि अभी अब तो कितना 26 हम साल हो लगा। चुके हैं। 26 साल हो चुके हैं।
और अब तो ये लोग और भी शायद ज़्यादा ट्राई करेंगे चेंज करने, क्योंकि अगर आप काशी में भी देखेंगे तो फाउंटेन बनाने की कोशिश की थी, वो हाँ, दिख रहा था सामने हाँ, सामने कि वो तो रिसेंटली कुछ कंक्रीट का करेक्ट, पीस डाला करेक्ट। हुआ है। तो मतलब और बट मेरे को एक और चीज़ जो थोड़ी सी, आपने जब जगुलर के वेन कहा इस चीज़ को, तब हुँ, मुझे थोड़ा सा क्लिक होने लगा कि इसकी इम्पोर्टेंस शायद ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि काशी में भी प्रोटेस्ट हुए, ऐसा नहीं था जब सर्वे हो रहा था, बट सर्वे हुआ। हुँ, जो भी है प्रोटेक्शन तो अभी भी हाँ, थी, अभी हुँ, भी की जो एसपी है, डीएसपी जो भी है, वो तो अच्छे से काम कर ही रहे थे, हुँ, पर उसमें उल्टा हुआ। काशी में सर्वे हुआ, सर्वे की रिपोर्ट भी आ गई, यहाँ पे तो सर्वे ही नहीं होने दिया। तो ये मैं, क्योंकि हमारे लिए 3 बहुत बड़े स्थान आते हैं, काशी, मथुरा और अयोध्या। कभी संभल की बात इतनी होती नहीं है। आपने जब ये पॉइंट ऊपर रेस किया है, तब मुझे अब थोड़ा समझ में आ रहा है, ये पूरी आपकी जो एक कन्वर्सेशन हुई मेरे साथ, कि संभल और स्पेशली ये हरिहर मंदिर जो कल की अवतार के लिए बनाया गया है, जो अभी शाही मस्जिद है, हाँ, उसका इम्पोर्टेंस क्यों इतना ज्यादा होगा कि ये लोग मर मिटने के लिए रेडी है और वो सर्वे ही नहीं होने देना चाहते हैं। उसका मेरे को ये पहले मेरे को समझ ही नहीं आता, ये मेरे अंदर क्वेश्चन था, बट ठीक है, निकल गई बात, ऐसे हो गई थी। बट ये आपने जो पॉइंट रेस किया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये ना ही सिर्फ़ जो हिंदूज़ हैं, जिनके ऊपर हज़ार साल से इन्वेजन्स हो रहे थे, राइट। उनके आने वाले फ्यूचर गॉड से रिलेटेड है। जो क्योंकि अब गॉड मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वेस्टर्न जो भगवान बोल टर्मिनोलॉजी उसके दीजिए। हिसाब से, तो यूजुअली हम अवतार कहते हैं, राइट? तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे लास्ट अवतार हैं वो, ठीक है? जो मुस्लिम्स हैं उनका मानना क्या है कि उनके जो प्रॉफिट हैं वो लास्ट है, ओके। राइट? एक तो वो इशू आ जाता है। दूसरा इशू ये भी आ जाता पर है, ये तो कोई प्रॉफिट नहीं है। उनका तो उनका जो इशू, प्रॉफिट तो उनके करेक्ट, भगवान के मैसेंजर है, वो राइट? बात सही हमारे है। उनके मैसेंजर उसमें नहीं है। आप हिस्ट्री में देखेंगे तो 30s 1920-30 से पहले जितनी भी हिस्ट्री की बुक्स थी, जितनी भी यूरोपियन बुक्स कह लीजिए या ब्रिटिश बुक्स कह लीजिए, उसमें कहीं भी मुस्लिम वर्ड नहीं था। राइट, राइट, ये भी एक मैंने सुना हुआ है। वहाँ पे क्या वर्ड था? मोहम्मडन्स, राइट, मोमेडन, राइट। राइट? इवन कार्लाइल की रिपोर्ट में भी मोहम्मडन्स लिखा हुआ है। अच्छा। हाँ, ओके। तो तो मुस्लिम वर्ड तो आता कहाँ से? मुस्लिम वर्ड तो बाद में एक अलग वो एक अलग विषय है कि वो मुस्लिम क्यों हुआ, ताकि वो इंक्लूसिव दिखे। लाइक व्हाट वी से, लाइक क्रिश्चियन, लाइक क्राइस्ट क्रिश्चियन हो गया। मुस्लिम थोड़ा सा और मोहम्मडन्स बिल्कुल डायरेक्टली बता देता है कि ये एक अपने जो इनके जो पैगंबर हैं उनको मानने वाला ये पूरा एक मजहब हम्म। है ना? तो इसमें इस्लाम वाली बात जो होती है, जो डायरेक्टली एक रिलीजन ऑफ पीस जिसे हम बोलते हैं, जिसे कहा जाता है रिलीजन ऑफ पीस, तो वो वाली चीज़ जो है वो डायरेक्टली कन्वे नहीं होती, क्योंकि अगर आप मोहम्मडन बोलेंगे तो मोहम्मडन में डायरेक्टली समझ में आएगा कि दे आर द फॉलोअर्स ऑफ मोहम्मद, राइट? बट आप मुस्लिम बोलेंगे देन वी कैन से दैट नो, दीज आर द फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम, इट इज़ अ रिलीजन उससे ऑफ ऊपर भी पीस। कोई चीज। हाँ, तो वो वैसा है कि और वो शायद इनके बीच में भी ऐसा है क्या, जैसे क्रिश्चियन लोग में प्रोटेस्टेंट्स है, हुँ, जो शायद फिर मदर मेरी पे ज्यादा ध्यान देते हैं, हाँ। वॉटेवर। तो इनमें भी ऐसा है कि जो शायद प्रॉफिट को नहीं मानते, बट अल्लाह में मानते, मतलब हो सकता है ऐसा कि कुछ नहीं, है। इनके इसमें देखिए क्या क्योंकि है, मोमेडन तो ठीक है ना, फिर सभी देखिए मोमेडन इनका हो गए। इनका तो बेसिकली, शिया सुन्नी जो मैं देखिए बात शिया करूँ। सुन्नी का तो सबको मालूम है कि जो शिया हैं वो बेसिकली जो उनके हुसैन हैं उनको ऊपर रखते हैं प्रॉफिट से ज़्यादा, अच्छा, इसलिए तो वो ठीक है, ये एक समझ इशू गया, है। हाँ। अब आपके आते हैं कि जो अलग अलग जो मुस्लिम्स में डिवीज़न है, और ये भी रोहिला की हिस्ट्री में आता है कि अलग अलग डिविजन्स जो हैं बेसिकली रोहिलाज वगैरह ये सब जो पूरे, क्योंकि जब मुगल्स आते हैं, औरंगज़ेब का रूल होता है, तो वो फतावा आलमगीरी नाम की ये जो बुक जो बनवाता है, जिसके लिए वो पूरे सेंट्रल एशिया से जितने आपके जो स्कॉलर्स को बुलाता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट से बुलाता है, वो किस लिए बुला रहा है? जस्ट टू राइट द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट मुस्लिम्स। मतलब क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था कि जितने मुस्लिम्स थे उस समय, वो तो अरब वहाँ को उसको फॉलो कर रहे थे, उनका लीनिएज सेंट्रल एशिया वगैरह उस टाइप से जा रहा है। मगर यहाँ इंडियन मुस्लिम्स के लिए कोड ऑफ कॉन्डक्ट की बुक उनकी लैंग्वेज में, उनके लिए, उनकी अपनी उनकी अपनी आइडेंटिटी, राइट? और फतावा रिलेटेबल लगे। आलमगीरी तो उनकी आइडेंटिटी है। उसमें हर चीज़, मतलब उसमें उनका इकोनॉमिक्स, उनका रहन-सहन, सोशल लाइफ़ कैसी हो, प्राइवेट लाइफ़ कैसी हो, मतलब हर चीज़, उनको उठना कैसे, बैठना कैसे, खाना कैसे, पीना कैसे, ये तक। तो वो भारत की हर लैंग्वेज में अवेलेबल है। ओके। है ना? सिवाय हिंदी को छोड़ के, हालाँकि वो कोई बड़ी बात नहीं है, उसको ट्रांसलेट करवा लेना। बट मैं फिर भी बता रहा हूँ कि ये बुक इतनी इम्पोर्टेंट है
फतह आलमगीरी। नहीं इवन जो असदुद्दीन करेक्ट, ओवैसी है, और वो जैसा जो दीपक एक वो डिबेट जैसा जो दीपक का जो फेमस है, वीडियो आता तो उस पे वही बात कर रहे थे कि नहीं इंडिया का जो मुस्लिम्स है वो फतह वो आलमगीरी फतह में। आलमगीर, तो वो उन्होंने जो काउंटर कर दिया कि हाँ, फतह आलमगीरी किस पे, तो वो अपने आप में एक वो बेसिकली देखिए तो वो है तो वो कुरान और हदीस से इंस्पायर्ड, मगर इट इज द इंडियनाइज फॉर्म ऑफ, इंडियनाइज रिलेटेबल लगे। हाँ, रिलेटेबल लगे ये फॉर, भी एक क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन ही तो है जो इधर हाँ, आके वो फिर तो बट ये चीज को शुरू कब हुआ? औरंगजेब के टाइम, इसीलिए औरंगजेब को आलमगीर कहते हैं। अच्छा okay. करेक्ट है ना? उसके बाद फिर ये अलग अलग इनके जो स्कूल ऑफ थॉट्स भी बने हैं, और स्कूल ऑफ थॉट्स बेसिकली क्या होता, इनका जो था, औरंगजेब को कभी नहीं ये अंदाजा था कि मुगल एम्पायर उसके जाने के बाद हम्म, 20-30 सालों में ख़त्म हो जाएगा। ऐसा तो नहीं था। उसके लिए तो ये था कि मेरे बाद आगे जो आएगा उसको कंटिन्यू करेगा। तो ये जो प्रोसेस थी मराठास की वजह से ये हॉल्ट हो रही थी। इसलिए अब्दाली वाला ये सब एक चैप्टर होता है, रोहिल्ला जो सेटल हो जाते देवबंद हैं। अपने आप में एक अलग ही चीज देवबंद है। तो बहुत बाद में खुला है। अच्छा देवबंद तो बहुत बाद में है, मतलब पानीपत के भी 30-40 साल बाद। अच्छा, और देवबंद की नींव डालने वाले तो खुद शाह वली उल्लाह के स्टूडेंट्स रहे। तो अब्दाली आप कहते हैं। अब्दाली तो वो जो अफगानिस्तान का फाउंडर है, मगर जो इसके जो जो वो जो अच्छा आपका बरेलवी बरेलवी इसके बाद आता है। अच्छा बरेलवी इसके भी देवबंदी बाद है इसके ये? भी बाद आता है। ओह, वो क्रोनोलॉजी अलग ये है। मुझे पढ़ना है एक्चुअली। हाँ, इसके ऊपर एक अलग अपन पॉडकास्ट कर लेंगे कि जिसमें मैं आपको पूरा बता सकता हूँ कि देवबंदी का बरेलवी, फिर इसी बीच में फिर इसके बाद आते हैं मेवाती, और ये सब ओह अलग अलग डिग्रीज हैं बेसिकली। ओके, कि भाई देवबंदी यार बेसिकली ऐसे मुस्लिम्स हैं जो बेसिकली जो आज के तालिबान है बेसिकली, कह उनका सकते बेसिस हैं, वही है। उनका बेसिकली यही है कि वो इवन मज़ारों को भी नहीं मानता है। वो बिल्कुल मतलब स्ट्रिक्टली, मतलब पूरी तरह से मूर्ति पूजा के बिल्कुल खिलाफ हम्म, है ना? तो ये है। बरेलवी जो हैं वो अपने जो गुरुज़ हैं, उनके जो मौलवीज़ हैं, उनकी टीचिंग्स को ज़्यादा मानते हैं। उसमें थोड़ा बहुत कहीं न कहीं वो एलिमेंट आ जाता है कि मज़ार पे जा रहे हैं, या फिर अपने जो इनके औलिया हैं, जैसा आप निज़ामुद्दीन औलिया वगैरह, ये सब जो मज़ारें बनी रहती हैं, तो इसको इम्पोर्टेंस देना, ये सब करना, वो सब करना। मेवाती जो है वो फिर उसकी एक अलग है कि उसके लिए ही तो आपकी तबलीगी जमात 1900s के बाद बनती है ना? तो मेवाती तो काफ़ी रिसेंट है। तो ये अलग-अलग टाइम पे ये सब चीज़ें बनती रहती हैं। मगर मैं फिर भी अगर मैं संभल की बात करूँ तो जो इसका जो टाइम है, संभल का टाइम, संभल की मस्जिद का टाइम, रोहिल्लास, फतावा आलमगीरी, ये सब चीज़ें संभल की हिस्ट्री का इंटीग्रल पार्ट है। और अगर ये चीज़ अगर ये नैरेटिव ये खुलता है, और फिर इस जो साइट है, इसकी अगर पोल खुलती है, या फिर इसकी जो सच्चाई है, जो भी हम कह लें, वो अगर सामने आती है, तो फिर उसके बाद फिर क्यों नहीं उनको प्रॉब्लम होगी? तो उनके लिए तो ये शायद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होगी। इसीलिए इतना बवाल है। प्रॉब्लम ये है कि फिर एक वो डोमिनोज की तरह फिर इफेक्ट आएगा एक। करेक्ट। इसीलिए फिर वो अभी आप देखते हैं कि फिर एक तरफ ये बयान आता है कि हर मंदिर में, हर मस्जिद में आप मंदिर मत वो देखो, खोदोगे क्या? खोदोगे तो ये मिलेगा, ये होगा। फिर अभी ये भी आता है कि भाई हमें सब तरफ से सर्वे कराना चाहिए। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो संभल इज़ दैट फ्लैश पॉइंट, कि अगर वहाँ पे अगर कुछ हुआ, तो ये पूरे यूपी को ले उड़ेगा। अच्छा करेक्ट। ओके, हाँ, इसमें फिर आप मथुरा को भूल जाइए, काशी भूल जाइए, सारे इशू पीछे हो जाएँगे। संभल के आगे फिर सीधा इसलिए आपने उसको जगुलर वेन का है। इसके लिए मैंने उसको जुगलर वेन जगुलर वेन जिसको नहीं पता है वो ये होता है क्योंकि अगर कोई काट देता है इसको गर्दन, तो विद इन सम सेकेंड्स करेक्ट, आपका पूरा बॉडी ड्रेन हो जाएगा ब्लड हाँ, से। मिनट्स, मिनट्स। 4-5 मिनट। तो ठीक है, यहाँ पे हम पूरी जो आपने बेसिकली जो पूरा मुद्दा है मेन, अगर आपको ये कन्वर्जेशन के बाद नहीं समझ में आई होगी तो मैं हेल्प नहीं कर सकता आपको, और पता नहीं शायद ये भी हेल्प नहीं कर सकते, बट डेफिनेटली बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, बहुत कुछ अलग पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आया। आपकी वीडियो जो आपने एक मोनोलॉग इस पे बनाया है, वो हम ऑब्वियसली स्टार्टिंग में भी दिखा देंगे, लिंक भी दे देंगे। उससे बहुत कुछ समझा था मुझे, बट जब आपसे मैंने वन ऑन वन बात की तब मुझे और थोड़ी सी जो निटी-ग्रिटीज़ थी वो समझ में आई, और थैंक यू सो मच श्योर, आप हमारे चैनल पे आए और ये टॉपिक पे हमने बात की। माय प्लेज़र। थैंक यू सो मच सौरभ जी, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब हिज चैनल, मेरा भी। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।